हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा एडू जोन। दोस्तों, आज मैं आप सबको भारत में यूरोपियों का आगमन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, ये हेडिंग हो गया। अब आइए इसके अंतर्गत क्या क्या हुए उनके बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से यूरोप वाले हमारे भारत देश में आए और व्यापार करना शुरू कर दिए। ये जितने भी घटनाएं हैं वह मध्यकालीन में हुए थे। अब चलिए इसको हम बारी बारी से जानते हैं, समझते हैं। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने हैं, यूनानियों के ज़माने के भी हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ भारत का अनेक मार्ग से चलता था। यानी कि भारत का जो व्यापार था वो भी क्या था, अनेक मार्गों से चलता था। खासकर दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस प्रकार का अधिकांशतः भाग अरब व्यापारियों जहां जहाज़ों द्वारा चलाया जाता था और इसके भूमध्य सागर और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यानी कि जो भी सामान होता था यूरोप तक पहुंचाने से पहले अनेक राज्यों तथा हाथों से गुजरता था। फिर भी यह व्यापार बहुत लाभकारी हुआ और उस समय खूब फला और फूला। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो पूर्व और पश्चिमी के तट के पुराने व्यापारिक मार्गों तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जनेवा के व्यापारियों का अधिकार हो गया था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों खासकर पुर्तगाल और स्पेन को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदारी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड यानी कि मसाले का द्वीप जिसे हम कह सकते हैं के लिए नए और अधिक सुरक्षा समुद्री मार्गों की तलाश करने शुरू कर दिए। स्पाइस लैंड यानी कि मसाले का द्वीप, स्पाइस आइलैंड को तब ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता था। उनकी मंशा व्यापार पर अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना था। तुर्की के शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व से सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। चूँकि 15वीं शताब्दी में जहाज निर्माण और समुद्र यातायात में बहुत सारी प्रगतियां हो चुकी थी, यानी कि उस समय ये लोग जहाज अच्छे तरह से चलाना जान चुके थे, इसलिए वे यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इसके अलावा पुर्तगाली पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने का भावना भी खूब भर दी थी। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया कि आखिर व्यापार हमारा हो कैसे, किस प्रकार से हो, ये भी एक समस्या थी। तो इन देशों ने नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से आज्ञा लेकर और भौगोलिक खोज का एक महान युग आरंभ किया था। सन 1492 में स्पेन का रहने वाला एक कोलंबस नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वह अमेरिका का खोज कर बैठा। फिर 1498 में पुर्तगाल के रहने वाले एक व्यक्ति वास्को डी गामा जो
यूरोप से भारत तक का नया और पूरी तरह से समुद्र मार्ग ढूंढ निकाला। जैसे कि कहा जाता है कि भारत की खोज नहीं हुई, बल्कि भारत आने का रास्ता की खोज की गई। वह कैंप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। वह जिस माल को लेकर वापस लौटा, यानी कि समुद्र तट पर वह रुका और फिर वापस जब आया तो उसने कुछ सामान अपने साथ ले आया और वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। इन और ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्ग की खोजों ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का शुरुआत किया। 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहतर बढ़ोतरी हुई। यूरोप को अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया और यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरह बदल गए। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देश ने प्रवेश किया तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हो गया। आरंभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी दांत ने आकर्षित किया, परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन बैठा। 16वीं सदी में इस व्यापार का स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार बन गया। बाद में इस व्यापार में डच और फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी छा गए और उसके बाद से इन लोग का जमाना आ गया। खासकर 1650 ईस्वी के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बेचा जा रहा था। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते। अफ्रीका के तट पर निग्रो लोगों से माल की अदला बदली किया जाता था। फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते वहां बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली करते थे और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते थे। तिनकों व्यापारों से होने वाली यही पनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित किया करती थी। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समृद्धि अधिकांशतः गुलामों के इस व्यापार पर गुलामों की मेहनत से चलने वाले बागानों पर निर्भर थी। इसके अलावा दास व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बागानों के मुनाफे से ही वह पूंजी बनी जो 18वीं और 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति में काम आई। बाद में भारत से ले जाई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। फिर 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनमें अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। यानी कि 16वीं शताब्दी में यूरोप के जितने व्यापार वाले लोग थे, व्यापारी थे और सैनिकों ने एशिया देशों में घुसना शुरू कर दिया। यानी कि हमारे देश में ये यूरोप वाले आना शुरू कर दिए और व्यापार करना शुरू कर दिए। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा, लगभग बहुत सालों तक, एक सदी। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दमन और दयू में अनेक अपने व्यापारी केंद्र खोल लिए। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबंद जहाज़ों की श्रेष्ठता से मदद मिलती रही। जमीन पर भी भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अत्यधिक
बहुत अत्यधिक थी, मगर उनमें मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगालियों सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों की जहाज रानी के लिए खतरे पैदा करने में मुगल सम्राटों से भी अनेक व्यापार संबंध छूट लेने में सफल भी रहे। आगे है, गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार करने वाले अल्फांसो डी अल्बुर्बक जब वायसराय था, तब फ्रांस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइसलैंड तक एशिया के पूर्व यानी कि पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और अपना व्यापार व अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रायद्वीपों से अनेक व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित करने के लिए वो लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे और समुद्री डकैती और लूटपाट में भी वो पीछे नहीं रहते थे। अमानवीय अत्याचार करने और अव्यवस्था फैलाने में भी उनकी हाथ बहुत बड़ी रही। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भी भारत में कुछ इलाके पर उनका कब्जा लगभग एक सदियों तक चलता रहा था। इसका कारण यह था कि खुले समुद्र पर उनका राज चलता था और उनके सैनिक और प्रशासन कड़े अनुशासन के पाबंद थे, और चूंकि दक्षिणी भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगल की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हाईलैंड और बाद में फ्रांस जैसे उभरी हुई व्यापारियों और प्रतिद्वंद शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। यानी कि 16वीं शताब्दी तक आते आते उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसे उभरती हुई व्यापारियों ने क्या किया कि प्रतिद्वंद शक्तियों ने विश्व व्यापार के पर स्पेनी और पुर्तगाली का जो एकाधिकार था उसके खिलाफ ये लोग क्या किए, एक संघर्ष छेड़ दिए। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की बड़ी बुरी तरह से हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापार कैप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ता पर प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डच और भारत से श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों के खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्द ही उन्होंने मलय, जर्ड मरुमध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 ईस्वी आते आते इन क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हरा दिया। उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भरूच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपट्टनम, आंध्र के मसूलीपट्टनम, बंगाल के चिनसूरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापार केंद्र खोले। 1658 ईस्वी में आते आते उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी थी और पुर्तगालियों की सफलता यानी कि मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियां, दवाइयाँ, पोर्सिलेन और
एबोनी से भरे उनके जहाज और इसमें प्राप्त भारी मुनाफे ने अंग्रेज व्यापारियों की आंख को चकाचौंध कर दी। यानी कि उनकी आंखें बहुत ही लालच भरी आंखों से वे लोग देखना शुरू कर दे कि इतना मुनाफा हो रहा है। वे भी इस मुनाफे देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए थे। सन 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई और इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी हम जानते हैं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र एकाधिकार दे दिया और 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया और खोल भी दिया। यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथन से इन्होंने क्या किया, एकाधिकार व्यापार करने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तब व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट के अनेक जगहों पर अंग्रेज अपनी कंपनी को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई। मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 1615 में उनका दूत सर थॉमस रॉ मुगल दरबार में पहुंच गया और रॉ ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने का, फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाले एक शाही फरमान जारी कराने में सफल भी रहा। यानी कि मैं ही इस पूरे जगह पे अपना फैक्ट्री बनाऊंगा, बाकी कोई नहीं आएगा, ऐसा फरमान उसने मुगल साम्राज्य से ले लिया। 1662 ईस्वी में जब चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ में भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से ठन गई। इन दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 से आरंभ हुई और यह 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डच ने भारत की अंग्रेजी बस्तियों को न छोड़ने का वादा किया और इस प्रकार से जो कंपनी है वो प्रारंभ में हमारे देश में बनना शुरू हो गया।